और बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में भी इन प्रश्नों का आना 101% तय है। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो इन प्रश्नों को हल्के में मत लेना, अच्छी तरह से तैयार कर लेना, वरना पछताओगे। यानी आज हम इस क्लास में पूरे 24 नंबर पक्के करने वाले हैं। आज हम इस क्लास में 8 नंबर वाले उन टॉप वायरल तगड़े धांसू प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे जो बोर्ड परीक्षा में 42 बार लगातार 8 नंबर में आ चुके हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में 42 बार लगातार 8 नंबर में आ चुके हैं। और बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में भी इन प्रश्नों का आना 101% तय है। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो इन प्रश्नों को हल्के में मत लेना, अच्छी तरह से तैयार कर लेना, वरना पछताओगे। यानी आज हम इस क्लास में पूरे 24 नंबर पक्के करने वाले हैं। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आपके 24 नंबर पक्के। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, तो प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। एक घन का आयतन 7 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इस लाइन का मतलब है कि घन के आयतन में परिवर्तन की दर 7 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ओके, आगे उसका यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इस लाइन का मतलब है कि घन के संपूर्ण पृष्ठ में परिवर्तन की दर मेरे को ज्ञात करके देनी है, यानी ds/dt का मान ज्ञात करके देना है। क्लियर। आगे, जबकि घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है, यानी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस प्रश्न में जो दिया हुआ है सबसे पहले उसे नोट करेंगे। क्या दिया हुआ है? घन के आयतन में परिवर्तन की दर 7 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे दिया है घन के आयतन में परिवर्तन की दर dB/dt बराबर, ठीक है, यानी बढ़ रहा है, ठीक है, परिवर्तन बढ़ रहा है तो प्लस का चिन्ह लेंगे। 7 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आगे इसने कहा है कि ज्ञात कीजिए घन के संपूर्ण पृष्ठ में परिवर्तन की दर ds/dt का मान मेरे को ज्ञात करके देना है। क्लियर। सबसे पहले हम बनाएंगे घन, ठीक है, तो घन बना लेते हैं। यह है घन। ओके, घन की 6 भुजाएं होती हैं और सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई a मान लेते हैं, ठीक है, घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई a। तो लिखेंगे माना घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर a। ओके मेरे प्यारे दोस्त, इसने कहा है कि घन के आयतन में परिवर्तन की दर इतनी है। तो घन के आयतन का जो सूत्र होता है वो सूत्र अब हम लगाएंगे। तो लिखेंगे चूंकि घन का आयतन, यानी घन के आयतन का सूत्र लगाएंगे और आयतन को हम अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं तो 20 से प्रदर्शित करेंगे बराबर। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा की घात 3। और हमने घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी मानी? a। तो b बराबर a की घात 3। अब हम दोनों t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस लाइन का मतलब होता है कि दोनों ओर d/dt लेने पर, तो दोनों ओर हम d/dt लेंगे। तो इसे मैं रब करता हूं, d/dt, ठीक है, b इक्वल यानी बराबर d/dt 1 की घात 3। अब हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो b को हम d के साथ लिखेंगे। 1 की घात 3 का हम अवकलन करेंगे तो चर की पावर अचर घात है, तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी। ओके, अब हम a का करेंगे। सबसे पहले हमने 1 की घात 3 का अवकलन किया तो ये आया। अब हम a का करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट हैं। ओके,
dB अपान dt बराबर, ठीक है, ये नोट करेंगे। अब a को हम d के साथ लिखेंगे, क्लियर। इसे हम डालेंगे समीकरण 1। अब समीकरण 1 से इसका मान हम नोट करेंगे यानी रखेंगे, कितना है dB अपान dt 7 बराबर, क्लियर। समीकरण 1 से मैंने मान लिया है इसका 3a² इंटू dA अपान dt। ये मान मैंने इसका कहां से लिया, समीकरण 1 से। ओके, अब इसको हम इधर लाएंगे, जब इसको हम इधर लाएंगे तो ये गुणा में है बटे में आएगा, dA अपान dt, ठीक है। इसको हम इधर लिखेंगे, इसको दूसरी तरफ, कोई भी दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। इसे डालेंगे समीकरण 2, समीकरण 1 का समीकरण 2। ओके, अब घन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगाएंगे। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 6 गुणा भुजा की घात 2। तो लिखेंगे चूंकि घन का संपूर्ण पृष्ठ, इसे हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, बराबर 6 गुणा भुजा की घात 2 s बराबर 6 गुणा भुजा, घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई a, तो 1 की घात 2। अब हम दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों ओर d अपान dt लेंगे। ओके, s को हम d के साथ लिखेंगे, ds अपान dt बराबर। अब हम 6 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है मेरे प्यारे दोस्त। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो 6 को बाहर निकालेंगे, 6 है अचर राशि। ओके, a स्क्वायर का करेंगे तो चर की पावर अचर घात, तो अचर घात पहले आएगी, एक घात घट जाएगी। अब हम a का दोबारा करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है, यानी अलग अलग है। d अपान dt a। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। ओके, 12a, a को हम d के साथ लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। dA अपान dt का मान समीकरण 2 से, ठीक है, नोट करेंगे, यहां पर रखेंगे। इसका मान समीकरण 2 से, कहां से लिया, मान समीकरण 2 से। मेरे प्यारे दोस्त, इसका मान मैंने कहां से पुट कराया, नहीं रखा, समीकरण 2 से। 7/3 1 की घात 2, ठीक है। अब काटेंगे, एक घात से एक घात कटेगी, एक की, ठीक है। 3 एकम 3, 3 चौक 12, ds अपान dt 28, ठीक है, 28 और बट्टे में a, एक घात से एक घात कटेगी तो एक घात बचेगी। अब हम a का मान रखेंगे, यानी हमने माना है कि घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई a है और इसने कहा है कि घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि दिया है घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई, ठीक है, कितनी है, 12 सेंटीमीटर, यानी a बराबर, तो लिखेंगे a बराबर 12 सेंटीमीटर। अब a का मान रखेंगे इसमें। ओके, ds अपान dt बराबर 28/, a के स्थान पर 12, ठीक है। अब हम काटेंगे, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28। अब हम भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, भागफल चला जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 1 बचेगा, 0 लगाएंगे, 3 3 9, यानी 3 3 3 3 इसी प्रकार से आता रहेगा। लेकिन दशमलव के बाद केवल आपको 2 नंबर लेने हैं, ठीक है, 3 3।
अब इसका मात्रक क्या रहेगा? इसका मात्रक लिखने से पहले हम देखेंगे कि यहां पर आयतन में परिवर्तन की दर, जो आयतन में परिवर्तन की दर है, इसका मात्रक किस रूप में है? सेंटीमीटर में और सेकंड में। ठीक है, तो यहां पर क्या है? एस पृष्ठ क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर की घात 2 यानी वर्ग सेंटीमीटर प्रति। ठीक है, नीचे क्या है? टी यानी समय। अब यहां पर समय किस रूप में है? सेकंड में। समय मिनट में होता है, सेकंड में होता है और घंटे में होता है, लेकिन यहां पर समय क्या है? सेकंड में, तो हम लिखेंगे प्रति सेकंड। मेरे प्यारे दोस्त, यही मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। ठीक है, अगर आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो ये प्रश्न आपको सीधे बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में रखे हुए मिलेंगे। ये मैं आपको, ठीक है, दावे के साथ लिख के दे सकता हूं। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से इन प्रश्नों को तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 2। अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ए का, जिसके लिए अंतराल, जो यहां पर अंतराल दिया हुआ है क्लोज्ड इंटरवल, हिंदी में इसे हम कहते हैं बंद अंतराल। इसकी रेंज कहां से कहां तक है? 1 से 2 तक में फलन एफ एक्स, यानी इस अंतराल में फलन एफ एक्स से प्रदत्त फलन वर्तमान है। ओके, इसके कहने का मतलब यह है कि फलन एफ एक्स इस अंतराल में वर्तमान फलन है, तो ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस फलन को और इस अंतराल को नोट कर लेते, तो लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है, या हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि दिया गया फलन बात एक की है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, ओके, प्लस 1। इस अंतराल को नोट करेंगे। फलन में चर राशि क्या है? x, तो x इससे बिलोंग्स टू करेगा, तो हम लिखेंगे तथा क्लोज्ड इंटरवल, इसकी रेंज 1 से 2 तक, बिलोंग्स टू x। ओके मेरे प्यारे दोस्त, अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। अगर आपको प्रश्न में वर्तमान या ह्रासमान शब्द मिल जाए तो एक बार अपकलन करते हैं। अपकलन करने से पहले हम ये देखेंगे फलन में चर राशि क्या है? x, तो x के सापेक्ष हम एक बार अपकलन करेंगे, अधिकतम एक बार। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले इस फलन को, अब लिखेंगे x के सापेक्ष अपकलन करने पर। ठीक है, तो दोनों ओर डी अपॉन डी एक्स लेंगे। इस लाइन का मतलब यही होता है। ओके, जब हम एफ एक्स का अपकलन करेंगे तो एक डैश आएगा, एफ सिंगल डैश एक्स बराबर, इस ब्रैकेट के अंदर 3 पद हैं, तीनों पदों का एक्स के सापेक्ष अपकलन करेंगे। जब एक्स स्क्वायर का करेंगे, एक्स की घात 2 का अपकलन करेंगे तो चर की पावर अचर घात, तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी। ओके, 2x प्लस है तो प्लस, इस पद का अपकलन करेंगे तो ए को बाहर निकालेंगे, ए है अचर राशि, x का x के सापेक्ष अपकलन 1 यानी 1, क्लियर। प्लस है तो प्लस, 1 का करेंगे, 1 है अचर राशि का अपकलन 0। ओके, एफ सिंगलनेस x बराबर, इसे नोट करेंगे। ओके, अब हम इस अंतराल को नोट करेंगे, लिखेंगे, चूंकि इस अंतराल को अच्छी तरह से नोट करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। इसका मतलब है दैट इंप्लाइज 1 इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन इक्वल 2। ठीक है, इस अंतराल का मतलब यह है। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल की रेंज कहां से कहां तक है? 1 से 2 तक, और ये किससे बिलोंग्स टू कर रहा है? एक्स से। ओके,
अब अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। इस x के स्थान पर हम ये मटेरियल बनाएंगे, x के स्थान पर ये पूरा मटेरियल बनाएंगे जो f सिंगल डैश x का मान है, ठीक है। तो किस प्रकार से बनाएंगे, यहां पर क्या है 2x, लेकिन यहां पर क्या है x, तो हम दो से इसमें गुणा करेंगे, 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 से इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। आई रिपीट, मैंने कहा 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 से इसमें गुणा, ओके। तो हम गुणा करते हैं, 2 एकम 2, ठीक है। इसमें 2 से गुणा करेंगे, अब 2 दूनी 4, क्लियर। अब यहां पर 2x बन चुका है, किसकी कमी है, a की। तो a इसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे a इसमें जोड़ेंगे, तो जोड़ लेते हैं। 2 + a इज लेस देन इक्वल 2x + a इज लेस देन इक्वल 4 + a, ओके। a की कमी है तो इसमें जोड़ेंगे a, इसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, क्लियर। आई होप समझ आया होगा। अब इसने कहा है कि फलन f(x) इस अंतराल में वर्तमान फलन है, तो a का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, चूंकि दिया है, क्या दिया है, इस अंतराल में, अंतराल 1,2 में फलन f(x) वर्तमान फलन है। और वर्तमान फलन के लिए शर्त क्या होती है, f सिंगल डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, दैट इंप्लाइज f सिंगल डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ये शर्त होती है। अब मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। f सिंगल डैश x का मान हम इस शर्त से f सिंगल डैश x का मान हम इस शर्त से इसमें रखेंगे। अब कौन सा मान रखेंगे, ये वाला रखेंगे या ये वाला रखेंगे। तो सबसे पहले हम पेयरसन को देखेंगे। पेयरसन में इसने कहा है कि a का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, a का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो हम इस शर्त से f सिंगल डैश x का वो मान रखेंगे जो f सिंगल डैश x से छोटा हो। नहीं समझ में आया, ओके। इसको हम और विस्तार से लिख देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ओके। 2 + a इज लेस देन इक्वल, इसकी शकल इससे मिल रही है, इसकी शकल इससे मिल रही है, तो इसके स्थान पर हम f सिंगल डैश x रखेंगे, ओके। अब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, इसे नोट करेंगे, ओके। तो a का न्यूनतम मान मेरे को ज्ञात करके देना है, तो हम यहां पर इस शर्त से f सिंगल डैश x का वो कौन सा मान रखेंगे, ये वाला या ये वाला, इसके लिए हम देखेंगे, ठीक है भाई। पेयरसन में देखेंगे क्या कह रहा है पेयरसन। इसने कहा कि a का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यारे दोस्त, इस शर्त से हम f सिंगल डैश x का वो मान यहाँ पर रखेंगे जो मान f सिंगल डैश x से छोटा होगा। तो ये मान, इसका मतलब क्या है, ये मान f सिंगल डैश x से छोटा है, ठीक है, इसके बराबर है। ये मान इससे बड़ा है, इसके बराबर है, तो ये वाला मान हम यहां पर रखेंगे, ओके, क्लियर। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। अब a का मान निकालेंगे तो 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ओके। ये चिन्ह इधर है, ठीक है, तो ये माइनस में जाएगा। तो a का न्यूनतम मान कितना है, -2, तो हम लिखेंगे अतः a का न्यूनतम मान बराबर -2। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। तो आप लोग इसे नोट करिए। ये प्रश्न 8-8 नंबर में आते हैं हर साल बोर्ड परीक्षा में, तो अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ओके। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे, यानी अंतिम प्रश्न। तीसरा प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं।
ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग या हम कहें योगफल, ठीक है, 6 है और जिनके घनों का योग या हम कहें योगफल निम्नलिखित है। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले हम दो संख्याएं मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे माना दो संख्याएं x तथा y हैं और इन दोनों संख्याओं के घनों का योग या हम कहें योगफल, ओके, घनों का योगफल या हम कहें योग आयस है। मेरे प्यारे दोस्त, हमने आयस क्यों माना? क्योंकि हम योग को कहते हैं सममाने योग, इसीलिए मैंने आयस माना है, ठीक है। तो मैंने लिखा माना दो संख्याएं x तथा y हैं और इन दोनों संख्याओं के घनों का योगफल या हम कहें योग आयस है। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे जो इसने कहा है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार इसने कहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो, 6 है, ठीक है। तो हमने दो संख्याएं मानी x तथा y, इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 6, ठीक है, x प्लस y। अब हम इस समीकरण से y का मान निकालेंगे, चाहे आप x का मान निकालो चाहे y का, उत्तर सेम आएगा। तो हम y का मान निकाल लेते हैं, x को हम इधर लाएंगे, ये माइनस में आएगा, इसे हम डालेंगे समीकरण 1, ओके। अब इसने कहा है कि इन दोनों संख्याओं के घनों का योगफल निम्नलिखित है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। तथा, ओके, अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हमने यहां पर माना है कि इन दोनों संख्याओं के घनों का योगफल आयस है, ठीक है। तो लिखेंगे आयस बराबर x की घात 3 प्लस y की घात 3, यानी इन दोनों संख्याओं के घनों का योगफल क्या है, आयस। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। अब हम करेंगे, क्या करेंगे, अपकलन करने से पहले हम y का मान रखेंगे, जो मैंने y का मान निकाला है, ठीक है। इस समीकरण में हम y का मान रखेंगे जो कि हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इस समीकरण में जहां पर y होगा, ये y का मान रखेंगे, s बराबर x की घात 3 प्लस y का मान रखेंगे। क्लियर? अब हम अपकलन करेंगे, कितनी बार करेंगे अधिकतम और किसके सापेक्ष करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे प्रश्न में निम्नलिखित शब्द है। अगर आपको प्रश्न में निम्नलिखित या उच्चिष्ट शब्द मिल जाए तो हम अधिकतम अपकलन 2 बार करते हैं। किसके सापेक्ष करते हैं? तो इसके लिए हम देखेंगे समीकरण में चर राशि क्या है, x। तो x के सापेक्ष अधिकतम अपकलन 2 बार करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मैंने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी इस लाइन का मतलब यह होता है कि दोनों d/dx लेने पर, d/dx s बराबर d/dx, इससे नोट करेंगे x की घात 3 प्लस, ठीक है, इसे नोट करेंगे अच्छी तरह से, ओके। s को हम d के साथ लिखेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अपकलन करेंगे। जब इसका करेंगे, चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी, एक घात घट जाएगी, ओके। प्लस है तो प्लस, जब इसका हम करेंगे तो चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी, एक घात घट जाएगी, ओके। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो मटेरियल है इसका करेंगे, तो 6 का करेंगे, 6 है अचर राशि का अपकलन 0, माइनस है तो माइनस, x का x के सापेक्ष अपकलन 1, ओके। पट्टे में dx बराबर से नोट करेंगे, तो यहां पर माइनस प्लस माइनस 3, इसे नोट करेंगे, ओके। अब हम पुनः करेंगे एक बार और x के सापेक्ष अपकलन करेंगे,
तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम पुनः d/dx लेंगे। इसे नोट करेंगे। ओके, इसको हम अपकलन के नियम के अनुसार लिखेंगे d²s/dx²। इसको मैंने अपकलन के नियम के अनुसार लिखा है। ओके, बराबर। इस ब्रैकेट के अंदर दो पद है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अपकलन करेंगे। जब इसका करेंगे तो 3 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। x की घात 2 का अपकलन करेंगे यानी x² का करेंगे। ठीक है, तो चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी, एक घात घट जाएगी, 2x। माइनस है तो माइनस। इस पद का अपकलन करेंगे तो 3 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। अब यहां पर इसका करेंगे, ठीक है, 6 - x पूरी की घात 3, चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी, एक घात घट जाएगी, 3 6 - x, ओके, होल पावर 2। क्लियर। अब इस ब्रैकेट के अंदर मेरे प्यारे दोस्त, इस ब्रैकेट के अंदर यहां पर क्या बचा मेरा, जब हम अपकलन करेंगे इसका तो 2 घात बचेगी, बचेगी ना बचेगी, क्योंकि यहां पर चर की पावर अचर घात पहले आएगी, एक घात घट जाएगी, 2 घात बचेगी। ठीक है, तो यहां पर भी 2 घात बचेगी, यहां पर भी 2 घात बचेगी। ओके, तो जब इसका करेंगे 3 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। ठीक है, जब इसका करेंगे चर की पावर अचर घात तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, तो ये बचेगा 6 - x। ओके, अब इस ब्रैकेट के अंदर जो मटेरियल है इसका अपकलन करेंगे तो 6 का करेंगे, 6 अचर राशि का अपकलन 0, माइनस है तो माइनस। x का करेंगे, x का x के सापेक्ष अपकलन 1। आई होप समझ आया होगा। क्लियर। तो यहां पर 6x माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, 6 - x। ओके, अब हम x के मान निकालेंगे, जिसके सापेक्ष अपकलन करते हैं उसी के मान ज्ञात करते हैं। तो हम शर्त लिखेंगे किसके लिए, x के मान ज्ञात करने के लिए। ऊपर देखेंगे d के पास कौन सी राशि है, s, तो हम लिखेंगे s के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। ओके, तो मैंने लिखा s के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। तो इसके लिए शर्त क्या होती है, जो एक बार अपकलन होता है उसको 0 के बराबर करते हैं, ds/dx बराबर 0। अब इसका मान रखेंगे जो कि हम निकाल चुके हैं, ये वाला। ठीक है, यहां पर मान रखेंगे 3x² - 3, ठीक है, ब्रैकेट में 6 - x होल पावर 2, ठीक है, और बराबर 0। अब x का मान निकालेंगे यानी ज्ञात करेंगे, तो इन दोनों पदों से 3 कॉमन लेंगे। तीन को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि बट्टे में जाएगा। बराबर 0। ओके, अब यहां पर हम होल स्क्वायर खोलेंगे, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। एक सूत्र होता है जिसके आधार पर होल स्क्वायर खोलेंगे, a - b होल पावर 2 = a² + b²। ठीक है, यह सूत्र होता है। तो इस सूत्र को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। x² माइनस ब्रैकेट लगाएंगे 6 की पावर 2 यानी 6 छंग 36 प्लस x², ओके, -2ab यानी 6 दूनी 12, या हम कहें 2 छंग 12, x बराबर 0। अब हम माइनस को अंदर ले जाएंगे तो निशान बदल जाएंगे, प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा। अब -36 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में जाएगा,
12 एकम 12, 12 तियां 36, ठीक है, x बराबर 3। अब हम इस मान पर चेक करेंगे कि इन दोनों संख्याओं के घनों का योगफल s निम्नलिखित है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। ओके, तो आप लोग यहां से नोट करना। अब हम क्या करेंगे, इस मान पर चेक करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। x बराबर 3 पर ये x का मान हम रखेंगे इसमें, जो 2 बार अपकलन होता है उसमें रखते हैं। टी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 6 गुणा 3 प्लस 6 और ब्रैकेट में 6 माइनस एक्स, एक्स के स्थान पर 3, 18 प्लस, ठीक है, 6 गुणा 3 बचेगा 18 प्लस 18 यानी 18 प्लस 18 36, 36 बड़ा है, ठीक है, 0 से। और इस शर्त पर निम्नलिखित होता है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, अतः x बराबर 3 पर s यानी इन दोनों संख्याओं के घनों का योगफल s निम्नलिखित है। निम्नलिखित है, तो हमने इससे यह सिद्ध करके दे दिया कि इन दोनों संख्याओं के घनों का योगफल s निम्नलिखित है। अब हम संख्याएं ज्ञात करेंगे, ठीक है, क्या ज्ञात करेंगे, संख्याएं। तो एक संख्या मेरे को मिल चुकी है x बराबर 3। अब हम दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे यानी y का मान। तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, उसके बाद मेरे को दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे अब x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को नोट करेंगे, ठीक है, x का मान रखेंगे, y बराबर 3, क्लियर। तो हम लिखेंगे इसके बाद अतः दो संख्याएं, या हम कहें संख्याएं, बात एक ही है, अतः संख्याएं, ओके, x बराबर 3 एंड y बराबर 3। तो यही मेरा फाइनल आंसर। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। तो आप लोग इसे नोट करिए, प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो गया। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में इनसे भी धांसू प्रश्न लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।